हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और हम लोग उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, लॉग की डेफिनेशन समझी थी और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये लेक्चर देखने से पहले इससे पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे कि आगे की सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हर लेक्चर पीछे वाले लेक्चर से जरूर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से सारे लेक्चर प्रॉपर देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपके लिए ये वीडियो प्रॉफिटेबल हो तो आप क्या करेंगे, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। अपने साथ वाले दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल से प्रॉपर एनडीए की तैयारी हो रही है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। देखिए, आज की क्लास में जैसा मैंने बताया कि आज हम प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि लॉग के नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो जो पीछे हम क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, हमें आनी चाहिए। तो वो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, यानी लॉग का नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस में चेंज हो जाएगा। और प्लस वाला किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। दोनों तरफ से फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉग का नंबर डिवाइड में है तो डिवाइड का मतलब है वो माइनस में चेंज हो जाते हैं, और माइनस वाले किस में हो जाते हैं चेंज, डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। दोनों तरफ से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर लॉग के नंबर की पावर है बेटा, यहाँ पर लॉग का m नंबर है, a बेस है लॉग का, और n यहाँ पर क्या है, उसकी पावर है। तो पावर हमेशा कहाँ जाती है, शुरू में उठ के आ जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि n log m विद बेस a, ऐसे करके बोला जा सकता है इसे। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करूं, देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि द लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0, यानी लॉग का नंबर अगर 1 है, चाहे बेस कुछ भी क्यों ना हो, बस हमारे पास बेस जो होना चाहिए वो डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए लॉग की। और लॉग की डेफिनेशन का मतलब है जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, शुरू में सबसे पहली डेफिनेशन वही थी, वो फॉलो करें। तो लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, 0 रहती है। बट यहाँ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बेस यहाँ पर दिख रहा है हमें, वो बेस पहली बात तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं पीछे बता चुका हूँ, और आगे आने वाले एक फॉर्मूले में फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, इसे भी ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास log a विद बेस b है तो इसको हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं, यानी कि जो नंबर है वो ऊपर log के साथ आ जाता है और जो बेस है वो नीचे log के साथ आ जाता है। और यहाँ पर जो बेस में हम तीसरा कांस्टेंट हमने c ले लिया, ये जरूरी नहीं है c। यहाँ पर हम लोग जब log a अपॉन b लिखेंगे तो थर्ड कांस्टेंट ये कुछ भी ले सकते हैं, c ले लो, d ले लो, 3 2 5 ले लो, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। और इस चीज़ को log a अपॉन log b भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, जो थर्ड कांस्टेंट है a और b तो कांस्टेंट है ही, और थर्ड कांस्टेंट हमारे पास जो c है वो हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम देख लेंगे कि किस बेस की रिक्वायरमेंट हम वही बेस लेके चल सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है आज तक कि log a विद बेस है, यानी कि जितना log का नंबर है उतना ही अगर बेस में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। वो 1 इसी फॉर्मूले से निकल के आती है। हम इसमें log a विद बेस b का फॉर्मूला लगा देंगे, log a अपॉन log b, और b की जगह भी कौन है, a। जब log a से log a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि लॉग को अगर हम 1 अपॉन करके, यानी लॉग का अगर रेसिप्रोकल लिखें, व्युत्क्रम लिखें, तो जो नंबर होता है वो बेस बन जाता है, और जो बेस होता है वो क्या चला जाता है, नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि log a विद बेस b को मैं 1 अपॉन log b विद बेस a, यानी कि जो नंबर था वो यहाँ के बेस बन गया, और जो बेस था वो यहाँ पर क्या बन गया, नंबर बन गया। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपसे बेस चेंजिंग फार्मूला की, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत ध्यान से समझना है हमें। जैसे मैंने एक सीरीज ले ली, मतलब ये कब लगता है, जब लॉग के नंबर मल्टीप्लाई में, और कब लगेगा कि अब पीछे वाले लॉग का बेस और आगे वाले का नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पर बेस b और नंबर b है, ऐसे यहाँ पर बेस c है और यहाँ पर नंबर c है। ये तभी अप्लाई होगा जब पहले वाले लॉग का
बेस और आगे वाले लॉग का नंबर सेम हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, इस तरीके से ये सीरीज मान लीजिए चल रही है यहाँ तक, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, बी से ये 20 कैंसिल हो जाएगा और सी से ये सी, आगे आने वाले में नंबर से डी से ये डी कैंसिल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जेड से पीछे वाले का बेस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास केवल लॉग का नंबर ए बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, लॉग का बेस बाई बचेगा, और दोनों को कंबाइंड करेंगे तो लॉग ए विद बेस बाई हो जाएगा। इट मीन्स ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर ऐसे सीरीज चल रही है तो हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जो शुरू में दिख रहा है लॉग उसका नंबर ले लीजिए और लास्ट में जो दिख रहा है उसका बेस ले लीजिए, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ एक लेने के लिए, तो मैंने अगर कह दिया एग्जाम्पल में आपसे, मैंने कहा लॉग बेस 5 विद बेस 2, फिर मैंने कह दिया लॉग 2 विद बेस 3, ऐसे करके कह दिया, तो आप कहेंगे सर इसका बेस और इसका नंबर सेम है तो ये हट जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास लॉग पहले वाले का नंबर और लास्ट वाले का बेस ही आ जाएगा। ये चीज़ आई कैसे करके मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं log 5 विद बेस 2 को लिख सकता हूँ log 5 अपॉन में log 2 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर log 2 अपॉन में log 3 लिख सकते हैं। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा log 5 अपॉन में log 3, और वापस इसे फॉर्मूले में कंबाइन करूँगा तो लिख सकता हूँ log 5 विद बेस 3। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये हम बेस चेंजिंग फार्मूला भूल भी जाते हैं तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करके भी हम अपना आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, अगर हमें फार्मूला पता होगा, पैटर्न पता होगा, तो क्वेश्चन हम शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मैं बढ़ूँ नेक्स्ट को फॉर्मूले की तरफ, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि अगर किसी नंबर की पावर में लॉग है, ये कब लगेगी, किसी नंबर की पावर में लॉग है, तो हम क्या करेंगे, उस लॉग का अगर बेस और इस नंबर का बेस आपस में अगर सेम है, जैसे यहाँ पर लॉग का बेस ए और पूरे नंबर का बेस ए है, दोनों सेम है, तो लॉग से बेटा बेस हट जाता है, केवल आंसर कितना आ जाएगा, एन ही आंसर आ जाएगा। मतलब जो लॉग का नंबर होता है वही उसका आंसर आ जाता है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब लॉग का बेस और पूरे होल नंबर का बेस सेम होता है, तब हम कह सकते हैं कि लॉग से बेस हट जाता है। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करूं तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि अगर बेस की पावर है कुछ, तो वो पावर हमेशा आगे 1 अपॉन करके आती है। जैसे मैंने कहा log a विद बेस b की पावर m, तो जो बेस की पावर है वो 1 अपॉन करके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन m, और बाकी यहाँ पर log a विद बेस b, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो आप कहेंगे सर ये log a की पावर m विद बेस b की पावर n है, तो m तो शुरू में आ जाता है, log की जो log के नंबर की पावर होती है मेरे बच्चे वो शुरू में आ जाता है m, और जो बेस की पावर होती है वो इसके अपॉन में चला जाएगा n। तो सीधे से शब्दों में हम ये कह सकते हैं log a की पावर m विद बेस b की पावर m को हम लिख सकते हैं m अपॉन n log a विद बेस b। मतलब बेस की जो पावर होती है वो 1 अपॉन करके आएगी और नंबर की पावर डायरेक्ट आ जाएगी, तो इसे m अपॉन n log a विद बेस b बोल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर x की पावर log बाई विद बेस a है तो ये पूरे नंबर का बेस और log का नंबर हम जब चाहें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब है x की जगह y रख सकते हैं और y की जगह x। जैसे यहाँ पर y को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और x को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, y की पावर log x विद बेस a। ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, घूम के आएगा, तो इस प्रॉपर्टी का कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट तरीके से यूज करा देता है। अगर मैं एक इस प्रॉपर्टी की बात करूँ, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब क्वेश्चन घूम के आता है तो ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करा लेता है। अगर x नॉट इक्वल हो जीरो के, नॉट इक्वल का क्या मतलब होता है, वो या तो जीरो से ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। इट मीन्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बट जीरो नहीं हो सकता। तब हम वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि वो नंबर और उसके व्युत्क्रम का योग और उसका मॉड ऑलवेज 2 होता है या 2 से ग्रेटर होता है। मतलब 2 होगा या 2 से ग्रेटर। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए आप,
चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आप ऐड करिए और उसके रेसिप्रोकल के साथ में ऐड करिए। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, वन अपॉन करके लिखते हैं। तो वो नंबर या तो 2 आएगा या 2 से ग्रेटर आएगा, बट 2 से लेस कभी नहीं आ सकता। इसी चीज को अगर मैं अलग अलग करूं, हमें पता है कि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो होता है, बट इक्वल टू जीरो नहीं होता। तो यहां से हमें क्या करना है, अगर मैंने केस बना दी, मैंने कहा एक्स ग्रेटर है जीरो से, अगर जीरो से ग्रेटर है तब हमारे पास वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज 2 से ग्रेटर आएगा। और अगर वो नंबर जीरो से लेस, इट मीन्स नेगेटिव है, तो वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज हमारे पास -2 से क्या आएगा, लेस या फिर उसके इक्वल आएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान देने की कोशिश करना है, ठीक है ना। इसी चीज को अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूं तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मैंने कहा x की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, सपोज करो 1 ले ली मैंने। तो मैं यहां पर अगर इसे x प्लस 1/x निकालूंगा, यहां से फाइंड करूंगा, तो इक्वल टू x की वैल्यू 1, 1/1 और इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 मैंने देखा 2 के इक्वल है। एक तो मैं ऐसे करके समझ सकता हूं 1 लेकर, ये इक्वल टू आ जाए। अगर मैंने सपोज करो यहां से मैंने कहा आपसे कि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए और मैंने कहा x ग्रेटर है जीरो से, तो मैं 2 लेके देख ले रहा हूं। तो यहां पर मैंने 2 ले ली x की वैल्यू और 1/2, जब इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जब 4 और 1 कितना 5/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 यानी कि 2.5 आएगा, जो कि ग्रेटर है कितने से, 2 से। तो मैंने वही बताया कि अगर हम कोई नंबर लें जीरो से ग्रेटर, उसका वो और उसके रेसिप्रोकल का सम निकालो तो वो या तो 2 आता है या 2 से क्या आता है मेरे बच्चे, ग्रेटर आता है। ये तो इसका हो गया पहले वाले का। अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसके केस लूँ, इन्होंने कहा कि x जो वो जीरो से लेस है, लेस का मतलब एक काम करता हूँ, x प्लस 1/x, x की वैल्यू -1 ले लेता हूं, तो -1 और यहां लगाएंगे तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा ये, और इससे सॉल्व करेंगे -2। तो मैंने देखा ये वैल्यू -2 आ गई, जो मैंने कहा कि -2 के वो इक्वल भी हो सकती है। अब देखते हैं यहां पर -2 से मतलब -1 ले लिया। अब हम लेके देखते हैं एक वैल्यू कैसी, एक वैल्यू लेके देखते हैं -1 को छोड़कर, तब मैं यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से सपोज करो -2 ले ली जो कि जीरो से लेस है, तो -2 यहाँ हो जाएगा -1/2। सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 5/2 और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 2.5, जो कि हमारे पास -2 से क्या ये नंबर लेस होता है। तो हमें ये देखा कि अगर हमारे पास x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। और अगर x की वैल्यू या कोई नंबर है वो निगेटिव है तो वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज -2 हो सकता है या -2 से क्या हो सकता है, लेस हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी काम करती है। जैसे मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ये देखिए, इस नंबर को जरा गौर से देखिए, ये नंबर और ये नंबर गौर से देखिए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है या नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर log a विद बेस b है और यहाँ log a विद बेस b है, यानी कि ये दोनों रेसिप्रोकल है। यहाँ पर है log a विद बेस b और यहाँ पर 1/log a विद बेस b, मतलब जो भी ये नंबर है ये नंबर उसका रेसिप्रोकल है। जैसे मैंने कहा ये x है तो ये मेरे पास 1/x है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑलवेज 2 हो सकता है या 2 से ग्रेटर। इसी चीज को मैं एक तरीके से ऐसे भी लिख के दिखा सकता हूँ। कैसे लिख के दिखा सकता हूँ समझिए, ये वाला नंबर एक बार ठीक से देखिए और ये वाला नंबर देखिए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आप कहेंगे log a विद बेस b और log b विद बेस a, यानी कि इन दोनों के बेस और नंबर इंटरचेंज है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आपस में एक ही है, बस लिखने के 2 तरीके हैं। तो इसकी भी वैल्यू 2 हो सकती है या 2 से ग्रेटर हो सकती है, बट और कोई नहीं हो सकती। अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 12 की बात करूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट याद रखिएगा। ABC 3 नंबर कोई अगर मेरे पास जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो मेरे पास log x विद बेस a, log x विद बेस b और log x विद बेस c, यानी कि इनका नंबर तो सबका सेम रहेगा और जो 3 नंबर जीपी में है वो इनके क्या बन जाएंगे, बेस में चले जाएंगे। तो ऐसा करने पर ये जो 3 नंबर मिलेंगे हमें वो ऑल्सो किस में होंगे, एचपी में होंगे, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, मतलब हरात्मक श्रेणी में होंगे, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ABC 3 नंबर हमारे पास जीपी में है, यही 3 नंबर जीपी में है, तो अब की बार में मैंने तीनों का बेस सेम कर दिया, बस नंबर ABC ले लिए, तो हमारे पास ये नंबर इस तरीके के किस में बन जाएंगे, AP में बन जाएंगे। इन 2 प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखिएगा, हम लोग यूज करेंगे आगे चल के।
आ जाइए, अब हम बात करेंगे लॉग का ग्राफ कैसे बनता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बेटा कि बाई इक्वल टू लॉग एक्स और बेस कितना ए है, यहाँ पर ग्राफ तभी पॉसिबल होगा, याद रखिएगा, जब लॉग का नंबर हमारे पास जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव हो, तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब बात ये आती है कि सर इस लॉग का अगर जो बेस दिख रहा है ना, हमें बेस ये बेस अगर हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ कैसा होना चाहिए। दो ही केस होते हैं इसमें, एक 1 से ग्रेटर और एक 1 से लेस और 0 से ग्रेटर। तो आप कहेंगे सर लॉग का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है इस केस में, ये हमारे पास लॉग एक्स का ग्राफ है। कब है ग्राफ? जब हमारे पास उसका बेस 1 से ग्रेटर हो। यहाँ पर हमें कई चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, ध्यान याद ये रखनी पड़ेंगी बेटा कि यहाँ पर कई केस बनते हैं। यहाँ पर एक बात तो हमें पता है कि अगर मेरे पास बाई इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, लॉग एक्स है और अगर इसमें एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो आप कहेंगे सर बाई इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा log 1 विद बेस ए। और अभी मैंने बताया बेस कुछ भी क्यों ना हो, अगर हमारे पास लॉग का नंबर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि जब एक्स की वैल्यू हम 1 लेंगे तो बाई की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें, एक्स की वैल्यू कॉमा बाई की वैल्यू 1, 0, और 1, 0 इसमें एक्स बाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस पे चलने पर मिलेगा। तो ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, यहाँ पर ये पॉइंट कुछ और नहीं होता, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1, 0 बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ जहां पर कट करता है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट हमारे पास कितना होता है, 1, 0। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैंने कहा, पहला पॉइंट, इस log x की वैल्यू कब कैसी दिखेगी वो हमें याद रखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि इफ x जो है हमारे पास वो 0 से तो ग्रेटर है बट 1 से लेस है, देन तब हमारे पास ये log x विद बेस ए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। इस पे थोड़ा सा फोकस करें। अब समझिए कैसे निकालते हैं। 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू का मतलब है यहाँ 0 होता है बेटा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, और यहाँ पर 1 है। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, मतलब इस इंटरवल की वैल्यू, मतलब इस इंटरवल की वैल्यू की बात कर रहा है वो। अब एक बात बताइए, इस इंटरवल की कोई सी वैल्यू ले लीजिए, कोई एक लो। जैसे सपोज करो यहाँ की वैल्यू उठाई मैंने, तो ऊपर अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। तो ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है जहां ग्राफ को कट करे। तो आप कहेंगे सर यहां से मैं ग्राफ को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मुझे नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मुझे ग्राफ यहां पर कट कर देगा। और यहां से फिर परपेंडिकुलर मुझे बाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है, यानी कि यहां पर। समझिए एक बार फिर से, अगर जे एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच की कोई सी भी उठा लेना, तो नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ग्राफ को यहाँ कट करेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बाई एक्सिस पे पॉइंट है जिसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर व्हाइट पॉइंट से, ये वाला, तो ये हमारे पास लॉग की वैल्यू होगी, और लॉग की वैल्यू ये होगी। तो आप कहेंगे सर ये तो ओरिजिन से नीचे की ओर जा रही है, ये वैल्यू पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन से बाई एक्सिस पर नीचे की ओर है। और ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से नीचे की ओर अगर कोई पॉइंट होता है, वो तो डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव होती है। तो मैं कह सकता हूं इस केस में जो log x विद बेस a होगा वो लेस देन होगा कितने से, 0 से, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहां तक बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात थोड़ी और समझने की कोशिश करिए। दूसरा पॉइंट यहां पर यह बनता है हमारा कि अगर मैं कह दूं इफ x इक्वल टू 1, देन तब मेरे पास log x विद बेस ए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये 0 होगा। अभी आपने बताया है कि log 1 पर log अगर 1 पर वैल्यू क्या देता है, log 0 देता है, तो हम कह देंगे log 1 की वैल्यू 0 होती है। दूसरे केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ से तीसरे केस की बात करूँ मेरे बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा और ये आगे जाकर हमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने कहा x की वैल्यू ग्रेटर है कितने से, 1 से, देन अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो log x विद बेस ए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव या। अब एक बात बताइए, 1 तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, तो अगर 1 से ग्रेटर कहेंगे इधर कहीं की वैल्यू ले लेंगे। सपोज करो यहाँ की मैंने वैल्यू ली, तो आप कहेंगे सर नीचे की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को कहीं कट ही नहीं करेगा, मतलब ऊपर की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिलेगा,
और यहाँ जो पॉइंट मिला इससे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं बाई एक्सिस पर। तो बाई एक्सिस पर जो हमारे पास कट करेगा वो यहाँ कट करेगा, और ये जो पॉइंट है हमारे पास मेरे बच्चे, ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अगर x की वैल्यू यानी कि लॉग का नंबर अगर 1 से ग्रेटर है तो हम ये कह सकते हैं कि log x भी हमारे पास जो भी वैल्यू देगा वो पॉजिटिव देगा, इट मीन्स वो 0 से ग्रेटर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे ग्राफ से पता करते हैं कि log कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। इससे ग्राफ से कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है। अच्छा, इसी से अब अगर मैं पार्ट नंबर इसके फोर्थ की बात करूं, इसे भी ध्यान से समझिए। यहाँ से एक बात इससे हम ये भी बता सकते हैं कि इस केस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब वर्धमान फलन होगा या ह्रासमान फलन होगा, हम पता कर सकते हैं। जैसे एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा ये मेरे पास x1 है, एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट होते हैं वो x1 x2 x3 मान सकते हैं, और ये जो पॉइंट है मैंने कहा ये मैंने अपनी तरफ से x2 मान लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ मैंने x1 लिया तो x1 मेरे पास कहाँ पर जा रहा है, x1 कहाँ पर वैल्यू दे रहा है लॉग की, आप कहेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ दे रहा है। और अगर मैं x2 की बात करूँ यहाँ पर, तो x2 मुझे वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ दे रहा है। मतलब यहाँ पर अब यहाँ समझने वाली बात सीधी सी ये है कि अगर इस पॉइंट को x1 माना है और मैं इस x की जगह पर x1 रख दूं तो मेरे पास log x1 वैल्यू मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ मिलेगी log x1 विद बेस है, ये जो वैल्यू दिख रही है वो log x1 है। और आप कहेंगे सर जब ये x2 वैल्यू x की जगह यहाँ पर रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर log x2, वो log x2 का मतलब है यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है मेरे बच्चे, ये कुछ और नहीं बल्कि log x2 है और विद बेस a। ठीक है, आप कहेंगे सर ये बात तो क्लियर है, लेकिन इससे क्या मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ मैंने देखा x एक्सिस पे अगर मैं ठीक से देखूंगा तो ये x1 ग्रेटर है कितने से, x2 से, क्योंकि x1 हमारे पास राइट में है और ये लेफ्ट में, लेफ्ट वाली वैल्यू एक्सिस पर हमेशा लेस होती है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि बिकॉज इफ़, या मैं कह दूँ इफ़ x1 जो है वो ग्रेटर है कितने से, x2 से। ध्यान, तब हमने क्या देखा कि log x1 भी ग्रेटर आ रहा है कितने से, log x2 से, क्योंकि वो ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। तब हमारे पास log x1 विद बेस a ग्रेटर आ रहा है कितने से, log x2 विद बेस a। ध्यान, अगर मेरे पास x1 ग्रेटर x2 से और log x1 भी ग्रेटर आ रहा है log x2 से, तो इसका मतलब ये होता है कि log x इस केस में क्या रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है, यानी कि वर्धमान फलन है। तो हम कह देंगे कि इतना है, ये दे रखा है, तो हम कह देंगे दैट इज, इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि log x विद बेस a इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि हमारे पास log x इस केस में क्या रहता है, वर्धमान फलन रहता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जब log का बेस 1 से ग्रेटर होता है तो इस केस में log इंक्रीजिंग रहता है। ग्राफ से बहुत फायदे हैं हमें, लिमिट के भी क्वेश्चन हम बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी निकाल सकते हैं और log के भी कर सकते हैं। बहुत फायदा और कंपेयर तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे ये कह दूँ कि पार्ट नंबर 5, अगर मैंने कहा मुझे इसका डोमेन बताओ, मुझे इसका क्या बताओ, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना चाहिए डोमेन का मतलब है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x एक्सिस की कौन सी वैल्यू कवर हो रही हैं, या x एक्सिस की कौन सी वैल्यू हैं जिनसे हम ऊपर या नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ग्राफ को कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर अगर मैं 0 ले लूँ x की वैल्यू, तो ना नीचे जाने पर ग्राफ को कहीं कट करेगी ना ऊपर जाने पर, तो 0 नहीं हो सकती। 0 से छोटी कोई सी भी वैल्यू लूँ लेफ्ट की, तो आप कहेंगे चाहे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो चाहे नीचे, नहीं हो सकती। मतलब 0 से अगर बड़ी कोई भी वैल्यू ले, और यहाँ प्लस इन्फिनेटिव होता है, ध्यान रखिएगा, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर माइनस इन्फिनेटिव। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से 0 से बड़ी कोई वैल्यू लूँ और इन्फिनेटिव से छोटी कोई वैल्यू लूँ तो वो ग्राफ को कहीं ना कहीं पर जाने पर कट कर देती है। ठीक है ना, तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि सर डोमेन का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो आप कहेंगे सर x जो है इस केस में बिलोंग करेगा
जीरो से इन्फानाइट तक जाएगा, बट जीरो नहीं हो सकता तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनेटिव नहीं हो सकता मतलब ओपन ब्रैकेट। इसी चीज़ को सर और कैसे लिख सकते हैं, तो इसी चीज़ को मैं और ऐसे लिख सकता हूँ कि जो x होगा वो जीरो से ग्रेटर होगा बट इन्फानाइट से लेस होगा। इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ एक ही है, एक इंटरवल फॉर्म में है और एक हमारी इनइक्वलिटी के। अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ, मुझे ये बताइए रेंज का क्या मतलब है। रेंज, तो रेंज का मतलब होता है मेरे बच्चे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, यानी कि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। तो आप कहेंगे सर, यानी कि इसे पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास ग्राफ को कहीं ना कहीं पर कट जरूर करेंगे। आप कहेंगे सर आगे जाने पर कट नहीं कर रही, तो भाई ग्राफ भी तो आगे बढ़ता चला जाएगा ऐसे करके, तो कट करेंगे, मतलब बाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ रेंज का मतलब होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बाई, मतलब बाई की जो वैल्यू हो सकती है वो माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक हो सकती है, प्लस इन्फानाइट तक। और माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, रियल नंबर आर बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे इनइक्वलिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे बाई जो होगा वो माइनस इन्फिनेटिव से ग्रेटर बट प्लस इन्फिनेटिव से लेस होगा। ये होता है। सवाल ही उठता है सर डोमेन बता दिए, रेंज बता दी, आप एक बार कोडोमेन की और बात कर लीजिए। अगर मैं कोडोमेन की यहाँ से बात करूँगा मेरे बच्चे, तो इसे भी समझिए। कोडोमेन मतलब सह प्रांत, ठीक है। रेंज का मतलब परास और डोमेन का मतलब प्रांत होता है। हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में ही। कोडोमेन बेटा पूरे बाई एक्सिस को ही हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। पूरे बाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें जो कोडोमेन होगा हमारे पास वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ये हमारे पास हो जाएगा। और जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये है। इसमें मैं आपको एक कुछ चीज़ें और बता दूं जिससे कि आपको और भी इसमें ज्ञान मिल सकता है। जैसे आगे जाके हम वन वन ऑन टू पढ़ेंगे तो हम इससे वन वन ऑन टू का भी पता लगा सकते हैं। जैसे ये मुझे पता है वन वन ऑन टू का मतलब होता है, वन वन का मतलब एक एक ही, और ऑन टू का मतलब आच्छादक। अगर ये जो रेंज हमने निकाली है एक कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन हमेशा याद रखिएगा ऑन टू होता है। और यहाँ पर रेंज भी हमारे पास रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब आच्छादक है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर भी पता रहना चाहिए ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ से बहुत आसान हो जाता है कोई भी टॉपिक। जैसे हम फंक्शन पढ़ेंगे तो ग्राफ से फंक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये वाला केस हमारा क्या था, जब लॉग का बेस जो है बेटा वो 1 से ग्रेटर है। जब 1 से ग्रेटर है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीज होता जाएगा। आ जाइए अब बात करते हैं, अगर हमारे पास जो बेस है वो 1 से लेस है तो ग्राफ कैसे बनेगा। दूसरा केस हमारा ये होता है कि अगर लॉग जैसे हमारे पास दे रखा है लॉग एक्स विद बेस ए, तो ये जो बेस दिख रहा है वो हमारे पास 1 से क्या हो, लेस। अब एक बात तो क्लियर है, 1 से लेस का मतलब कितना लेस, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम कहेंगे ये बेस 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 1 से तो लेस हो बट 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ केस लगा दिया कि अगर बेस हमारे पास क्या हो, 1 से हमारे पास लेस है बट 0 से ग्रेटर, यानी कि 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कहीं है। तो ये, और अभी मैंने बताया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को अगर जहां पर कट करता है बेटा वो पॉइंट कुछ और नहीं होता बल्कि वो होता है 1,0 होता है, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया कि log 1 हमेशा क्या देता है, 0 देता है। तो यहां से भी हमारे पास सेम वही पॉइंट्स रहेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इसमें भी मैंने कहा कि ये तो हो गया, अब इसमें log का नंबर, जैसे सपोज करो ये मेरे पास था log x विद बेस है, log का नंबर है, अगर 0 से ग्रेटर है तो इसमें log पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव कैसे पता करेंगे कि इफ x हमारे पास ग्रेटर है कितने से, 0 से। या मैं पहले ये वाला केस ले लेता हूं कि जो x है बेटा वो 0 से ग्रेटर है, बस 1 से क्या है, लेस। ध्यान, तब हमारे पास log कैसा होना चाहिए इस केस में, log x बेस a। समझिए, इसका मतलब वो इसके इस इंटरवल में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो आप कहेंगे सर इस इंटरवल की मैंने कोई सी वैल्यू उठा ली, सपोज करो यहाँ से एक वैल्यू उठा ली, तो मैं नीचे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ को नहीं कट करेगा, कोई फायदा नहीं है। ऊपर की ओर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये सपोज करो यहाँ कट कर रहा है,
और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बाई एक्सिस पर। तो जो बाई एक्सिस पर पॉइंट मिलता है बेटा, वही हमारे पास वैल्यू होती है एक्स की इस वैल्यू पर, ठीक है। तो जब एक्स की यहाँ की कोई वैल्यू लेंगे तो बाई की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ मिलेगी, और बाई की वैल्यू का मतलब है लॉग की वैल्यू। तो ये जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन से तो ऊपर की ओर, और ओरिजिन से ऊपर जितनी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में लॉग एक्स विद बेस ए ग्रेटर होता है कितने से, 0 से, इट मीन पॉजिटिव होता है। अगर मैं दूसरे केस की यहां पर बात करूं कि इफ x इक्वल टू 1, ध्यान, तो ये तो हमने पीछे भी देखा कि log x की जगह अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो इस केस में तो कोई दोहरा नहीं है, x इक्वल टू 1 पर log क्या देता है, 0। तीसरा केस हमारा यहाँ पर और बन जाता है मेरे बच्चे, तीसरा केस ये बन जाता है कि इफ x जो है वो ग्रेटर है कितने से, 1 से, ध्यान। तब लॉग कैसा होगा इस केस में, इक्वल टू, देखिए अगर x 1 से ग्रेटर, तो 1 तो यहां पर आ रहा है, तो 1 से ग्रेटर मतलब इधर कहीं वैल्यू होगी। तो आप कहेंगे सर यहां मान लीजिए, सपोज करो, तो ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को नहीं कट करेगा, ग्राफ को कट करना चाहिए, ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। तो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ग्राफ को यहां कट करेगा, ठीक है ना। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा मैं कहां पर, बाई एक्सिस पे। इसको थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूं, और यहां से परपेंडिकुलर जब मैं बाई एक्सिस पे करूंगा तो मुझे वैल्यू यहां पर मिलेगी। और इस वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू कहीं और की वैल्यू नहीं है, बल्कि ओरिजिन से नीचे की वैल्यू है। मतलब यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी। इस केस में लॉग एक्स विद बेस से निगेटिव होता है, यानी कि 0 से लेस होता है। 0 से कोई वैल्यू लेस है, इसका मतलब वो निगेटिव है। तो हमें ये समझना चाहिए, देखो कितना बड़ा खेल है। ऊपर वाले में जब हमने x की वैल्यू 0 1 के बीच की ली तो ये नेगेटिव आया, और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो बेस बहुत मैटर करता है लॉग का, कि बेस कैसा है। हमेशा याद रखना चाहिए कि लॉग का बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और ये डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कैसे होगा, आ जाओ इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं पार्ट नंबर 4 की मेरे बच्चे बात करूं यहाँ से, कि ये बोल दूं मैंने मान लिया ये बड़ा वाला नंबर है, इसको मैंने x1 नाम दे दिया, और ये जो छोटा वाला x का नंबर है इसको x2 नाम दे दिया। तो यहाँ से मैंने देखा x1 की वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है। जब यहाँ मिल रही तो मुझे ये वाला पॉइंट, ये वैल्यू कुछ और नहीं होगी बल्कि क्या होगी, log x1 होगी, और विद बेस a। और यहाँ की जब मैंने x की जगह x2 रखा तो वैल्यू मुझे बाई एक्सिस पर यहाँ मिल रही थी, और ये कोई और वैल्यू नहीं होती है बल्कि क्या होती है, log x2 विद बेस a। तो मैंने यहाँ से देखा कि इफ मेरे पास x1 जो है ये x1 x2 से ग्रेटर है, नंबर तो ग्रेटर है, x1 ग्रेटर है कितने से, x2 से, ध्यान। तब आप कहेंगे सर इस केस में जो हमारे पास log x बना रहा है वो log x2 से छोटा आ रहा है, लेस आ रहा है, क्योंकि नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे इस केस में log x1 विद बेस a लेस देन है कितने से, log x2 विद बेस a से, ठीक है ना। आप कहेंगे सर जब x1 ग्रेटर है x2 से तो उस x1 पर जो फंक्शन है x2 से लेस आ रहा है, और अगर अपोजिट आए तो इस केस में फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज log x विद बेस a इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब x है log x, इस केस में क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा, ठीक है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर मैं इसमें पार्ट नंबर 5 की बात करूं, पार्ट नंबर 5 यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज की बात करेंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो हमारे पास एक ही वैल्यू 1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यूज। तो हम कह देंगे x बिलोंग कहाँ से करेगा, 0 से इन्फिनिटी, वही सेम रहेगा जैसे मैंने पीछे भी बताया, और इनक्वलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं x जो है वो 0 से ग्रेटर है और इन्फिनाइट से लेस। अगर ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, और क्लोज का मतलब बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट तब लगती है जब कोई चीज़ पॉसिबल होती है, वो हो सकता है उसके सॉल्यूशन में, और जब बड़ी ब्रैकेट होगी तो यहाँ इक्वल का साइन भी लगता है, और छोटी पे कभी इक्वल का साइन नहीं लगता। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे रेंज बताइए,
तो आप कहेंगे सर रेंज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को कहीं ना कहीं पर कट जरूर करेगी, ठीक है। तो इस केस में रेंज का मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बाई, तो आप कहेंगे पूरी बाई एक्सिस इसकी रेंज होगी, इट मीन पूरी बाई एक्सिस का मतलब माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल, ठीक है ना। और इसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी की फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि बाई माइनस इन्फानाइट से तो ग्रेटर होगा बट प्लस इन्फानाइट से लेस हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बोला जा सकता है। सवाल ये उठता है सर अगर मैं यहाँ से कोडोमेन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से कोडोमेन की बात करूँ तो आप कहेंगे सर कोडोमेन का यहाँ पर मतलब है पूरा बाई एक्सिस, और पूरा बाई एक्सिस का मतलब ये हो गया यहाँ पर इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव ओपन इंटरवल, जिसे हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखा मैंने कि रेंज और कोडोमेन सेम है, मतलब इस केस में भी फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है ना। ऑन टू का मतलब हो गया आच्छादक होता है। बन की बात करूं, ये फंक्शन बन भी होता है क्योंकि एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू देगा, दूसरी सेम वैल्यू नहीं देगा। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमने ग्राफ देखे, कुछ इनइक्वलिटी देखी और ये प्रॉपर देखे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं और बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अप्रॉक्स यानी कि लगभग सब हो चुके हैं हमारे। एक आध नया कॉन्सेप्ट आएगा तो बीच में हम लोग उसे समझाते रहेंगे। और इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ से मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ कराऊंगा, बुक भी बिल्कुल फ्री में, और बहुत कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। और इसके साथ साथ हम लोग स्कूलिंग भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि अगर ये PDF चाहिए आपको या क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो TR मैथ्स पॉइंट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।